Hello friends, today we are discussing about financial reporting test 2 CA final old course. Question first, एक theory question है. One of the important factors generally considered for awarding shields and plaque in India for excellence in financial reporting is that the information presented in accounts make useful disclosure. What are actually looked into this regard? Question is very much easy. ऑलमोस्ट हर बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है कि हमें जो चेंजेस है फाइनेंशियल पोजीशन में वैसे काम करना चाहिए और जो सफिशिएंट डिटेल्स बनानी चाहिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की वर्टिकल फॉर्म में बनाना चाहिए, टी फॉर्म में कम यूज़ करना चाहिए, फाइनेंशियल हाइलाइट्स रेशियोज बनानी चाहिए. तो इस तरह से ये आप अपनी लैंग्वेज में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर बच्चे का सही होता है ये. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. समराइज बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एंड पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 आर एज अंडर. ये हमें दो कंपनियों की बैलेंस शीट दे रखी है, आर लिमिटेड पी लिमिटेड. उसकी कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट. आपको इनका एमेलगमेशन करवाना है. एमेलगमेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है. आपको सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं. सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व. अगर आपका इन दो चीज़ों के ऊपर कमांड है तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा. लेट्स सी कि कैसे इसको डील करना है. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. हमसे दो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं. सेट आउट इन डिटेल द परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन निकालिए. गिव द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन के बाद की बैलेंस शीट दीजिए. तो हमने सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना था. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स करंट इनकम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000 प्लस 10% इंक्रीज 4,000 44,000. और हमने कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करने थे? 5.5 लाख के. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था preference shareholders of P Limited will receive 8% preference shares of R Limited sufficient to the increase in income of preference shareholder of P Limited by 10%. R Limited जो है 8% प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा है और P Limited जो है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा है. तो P Limited को हमने R Limited ने यानी इतने 10% के हिसाब से 8% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं ताकि उनकी इनकम में कोई फ़र्क ना पड़े. जैसे 4 लाख का 10% 40,000 पड़ता है, उसी तरह से 8% में हम कितने उनको प्रेफरेंस शेयर दें कि उनकी इनकम जो है वो 40,000 ही रहे. तो इसके लिए इन्होंने कैसे दिया हुआ है? करंट इनकम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000 एट 10% इंक्रीज देयर ऑफ 44,000. 44,000 का 8% से हम डिवाइड करेंगे, 5.5 लाख आएगा. 5.5 लाख को अगर हम 8% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल के आता है 44,000. तो इतना इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट दी हुई थी. लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने सीधा 40,000 के ऊपर 8% लगा दिया. उसने 10% इंक्रीज नहीं किया. तो उसका आंसर आ रहा है 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही है 5,50,000. सेकंड उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी हुई थी इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग. इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला हुआ था कि द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड विल रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. द इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड विल वैल्यूड बाय अप्लाइंग द ईपीएस ऑफ पी लिमिटेड 75% ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ आर लिमिटेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ 2020 एंड 21 ऑफ बोथ द कंपनीज. दोनों कंपनियों के ईपीएस निकालने थे, उनका 75% करना था. तो देखते हैं कैसे किया हुआ है. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,64,000 प्रॉफिट था, टैक्स माइनस कर दिया 6,64,000 आ गया. प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये आर लिमिटेड का है. जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उससे डिवाइड कर दो तो ईपीएस निकल के आ जाएगा. बेसिक चीज़ है. पीई रेशियो हमने एसएफएम में पढ़ा हुआ है, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस इज इक्वल्स टू पीई रेशियो. तो पीई रेशियो आती है 16.
अब ईपीएस ऑफ पी लिमिटेड उसी तरह से निकाल लेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अप्लाई होती है 2 इंटू 16 इंटू 75% इंटू 1,20,000 शेयर्स, तो 28,80,000 के जो है हमने शेयर्स देने हैं। शेयर, एक शेयर की वैल्यू है 40 रुपीज़, तो 72,000 के हम शेयर्स 72,000 शेयर्स देंगे, जो 10 रुपये के हिसाब से 7 लाख पीस है, और बाकी हमारा आ गया प्रीमियम। उसके बाद में ये रिक्वायरमेंट दे रखी थी इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलग से प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना था 1,92,000 के, जितना उनको लॉस हुआ था, और उस हिसाब से हमने 86,400 हमने जो माइनस कर दिया, तो लॉस ऑन इनकम उनको आ रहा था 105,600, तो उसका हमने 8% से उसको डिवाइड कर लिया, तो 13,20,000 आ गया, और 550 प्लस 1320 प्लस इक्विटी शेयर्स जितने हमने देने थे, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गई आपकी 47,50,000। तो इन्होंने सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स का कैलकुलेशन गलत किया, उसके बाद में इन्होंने इक्विटी शेयर्स को बहुत सही से कैलकुलेट किया। इनके इन्होंने वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, वर्किंग नोट को रेफर ही नहीं किया नीचे। कौन सा वर्किंग नोट है, एग्जामिनर ढूंढता रहेगा। ये नीचे कटिंग कर रखी है, उसके बाद में वर्किंग नोट दिया हुआ है। क्वेश्चन सही निकाला है, सिर्फ एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले पॉइंट को छोड़ के सारा क्वेश्चन सही निकाला है, लेकिन वर्किंग नोट का कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। आप जब भी आंसर करो तो वर्किंग नोट का रेफरेंस जरूर दो, उसके बिना प्रेजेंटेशन बहुत अधूरी है। उसके बाद इसने प्रेफरेंस शेयर्स जो 8% नए प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करने थे जो लॉस वाले थे, वो भी इसने बिल्कुल सही निकाले हैं। टोटल परचेज कंसिडरेशन इसकी आ रही है 47 लाख, और हमारी आ रही है 47,50,000। जो यहाँ पे 50,000 का इसने कम लिखा था, उसी की वजह से वो फ़र्क पड़ रहा है 50,000 का। अगर वो सही निकाल लेता तो सारा क्वेश्चन सही होता इनका। उसके बाद बैलेंस शीट बनाई हुई है, सेकंड रिक्वायरमेंट। बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर हम वर्किंग नोट सही बनाएंगे अपने, और परचेज कंसिडरेशन गुडविल वगैरह सही निकालेंगे, तो बैलेंस शीट अपने आप सही बन जाती है, उसमें कोई मेन प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, परचेज कंसिडरेशन 47,50,000, फिक्स्ड एसेट्स जो थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 28 लाख के हो जाएंगे, करंट एसेट 2 लाख कम के दिखानी थी तो 21 लाख की हो जाएगी, और लाइबिलिटीज माइनस करके जो नेट एसेट हम लेके आए हैं 39,40,000 की, वो माइनस करके 8,10,000 का हमारा जो है गुडविल निकल के आना था। बट परचेज कंसिडरेशन 50,000 कम थी, उसकी की वजह से गुडविल भी इसने 50,000 कम निकाली, तो इसका गुडविल भी गलत हो गया यहाँ पे। उसी हिसाब से इसका सारा क्वेश्चन एक तरह से गड़बड़ा गया। बाकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी थी, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो गया। उस हिसाब से इसको नंबर भी कम मिले हैं, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज ठीक है इसकी, क्वेश्चन सही कर रहा है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वीक है, हैंड राइटिंग वीक है, और कटिंग कर रखी है किसी किसी जगह पे। तो आपको मेन जो चीज़ का ध्यान रखना है वो सबसे पहले तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी नीट हो, वर्किंग नोट के रेफरेंस दीजिए, और छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से आपके पूरे क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन 3, खरीद लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2021। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व एंड लोन फंड दे रखा है। इसके अंदर हमने क्या करना है, शेयर्स बाय बैक करने हैं। बेसिकली तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने सीए इंटर में पढ़ा था कि बाय बैक हम कैसे करते हैं, पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है कंपनी लॉ के साथ मिक्स होकर आया है। सबसे पहले तो हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि कंपनी लॉ क्या अलाउ करता है कि हम शेयर बाय बैक कर सकते हैं, क्या हमारी लिमिट में है कि हम शेयर बाय बैक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इन्होंने 3 लिमिट्स दे रखी हैं, 2400 करोड़ या 3000 करोड़, या इसके बीच की कोई लिमिट या इससे पहले की कोई लिमिट, कि अगर इतने करोड़ के फंड्स हों कंपनी के पास में तो क्या वो बाय बैक कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चे का आंसर दिखाऊंगा जो उसने किया ही नहीं है। ऑलमोस्ट हर बच्चे का क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट छोड़ जाता है एज कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। लेकिन सीए फाइनल में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको प्रॉपर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, उसकी क्या वजह है। नाउ सी कि हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं।
सबसे पहले तो 3600 करोड़, 2400 करोड़ और 3000 करोड़ का अगर लोन फंड्स हैं हमारे पास में, तो कैसे हमने डील करना है। तो सबसे पहले इन्होंने 3 लिमिट्स बना ली हैं। उसके बाद में शेयर आउटस्टैंडिंग, कंपनी लॉ कहता है कि हमने 3 तरह के टेस्ट करने हैं। उन तीनों टेस्टों में जो सबसे कम आएगी, जिसकी लिमिट सबसे कम आएगी, उतने हम शेयर्स जो हैं बायबैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले में 16.5 लिमिट आ रही है। ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग का 25% है। इसके हम वर्किंग नोट में जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 66 करोड़, 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 16.5 करोड़। तो 16.5 करोड़ के हैं जो है शेयर्स आउटस्टैंडिंग है हमारे। तो पहली लिमिट तो ये है। दूसरी है रिसोर्स टेस्ट की, वो आ रहा है 12.5, 12.5, 12.5। और तीसरी है डेट इक्विटी रेशो, ये सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो रिसोर्स टेस्ट देखते हैं कैसे करना है। रिसोर्स टेस्ट किया हुआ है, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स ले रखी हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स का जो जितना फंड आता है वो, उसका हमने फिर 25% करना है, और जो बायबैक का प्राइस है उससे हमने डिवाइड करना है उसको। तो 12.5 करोड़ जो शेयर्स हैं हम बायबैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्स टेस्ट। तो इसको भी हमने एज इट इज़ लिख लिया हमारी लिमिट में। उसके बाद में डेट इक्विटी रेशो है, इसका भी वर्किंग नोट बना हुआ है। लेट्स सी डेट इक्विटी रेशो कैसे निकालिए। लोन फंड्स ले लिए, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द बायबैक इन द रेशो ऑफ 2:1। ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आपको ये आपने आईपीसीसी में कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होंगी, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो वो आपको कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स भी बताएगा। तो इस तरह से 1800, 1200 और 1500 रह जाएगी। प्रेजेंट इक्विटी आपकी 1500, 1500, 1500 है। तो फ्यूचर जो है इक्विटी, ये तो नॉट एप्लीकेबल ही हो गया, क्योंकि इससे अगर कम करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो है 1425 बन रहा है 75 माइनस करके। और मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इक्विटी शेयर्स है 225। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बोट बैक एट द रेट 30 पर शेयर, वो आ रहे हैं 7.5 साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो लेट्स सी कि इन्होंने ये एक पैरा दे रखा है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। इक्वेशंस बना के 75 और 225 निकल के आता है। तो हमने इन 3 लिमिट्स में से ये चीज़ देखनी थी कि सबसे कम किसकी आ रही है। तो यहाँ पे तो नील ही आ रहा है और यहाँ पे भी नील आ रहा है कि इससे ज़्यादा और इससे कम हम नहीं शेयर्स जो है बायबैक कर सकते। तो सिर्फ 7.5 जो है इसके हम शेयर्स जो हैं बायबैक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज है, ये आपने ऑलरेडी आईपीसीसी में पढ़ रखी हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक बार क्वेश्चन की प्लेन रीडिंग कर लेते हैं। ए लिमिटेड issue INR 1 crore convertible bonds on 1st July 2001. The bond have a life of 8 years. आपको जब क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि कितने के कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ऊपर एक हेडिंग से बना दीजिए क्वेश्चन की कि इतने के कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है 1 करोड़ के, कितने रुपए का एक बॉन्ड है 10 ईच का। ओके, उनकी लाइफ कितनी है 8 ईयर्स की। They offer interest payable at the end of the each financial year, 6% का इंटरेस्ट रेट है। The bonds are issued at face value and each bond can be converted into one ordinary shares in A limited at any time in the next 8 years। 8 सालों में कभी भी वो आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। Companies of similar risk profile have recently issued debt with similar terms without the option for conversion at a rate of 8% per annum। 8% का जो है मार्केट का रेट है। तो आपसे क्या मांगा है, इतनी जर्नल से इंफॉर्मेशन देके आपसे मांगा हुआ है प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। पहले साल में आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे। कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस द 8 years ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड। प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ होल्डर ऑफ बॉन्ड्स elect to convert the bonds into ordinary shares at the end of 3rd year। अगर तीसरे साल में वो कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेगा। तो लेट्स सी कैसे किया हुआ है। सबसे पहले तो नॉर्मली आपको इक्विटी कंपोनेंट और लाइबिलिटी कंपोनेंट, इसका डिफरेंस ले लेना है। जो है कि 6 लाख जो आपका इंटरेस्ट है
उसको 8% के ऊपर डिस्काउंट कर ले रहे हैं एन्युटी फैक्टर लेके, और जो 10 लाख है उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके आज के हिसाब से 8% के हिसाब से आपको कर लेना है। तो आपका जो टोटल जो कंपोनेंट है लाइबिलिटी कंपोनेंट 88,50,960 आ जाएगा, और जो 10 लाख जो हमारा इशू प्राइस है उससे माइनस करेंगे तो इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए बोला है, कैश आया हमारे पास 1 करोड़ का, 88,50,960 के हमने बॉन्ड्स इशू कर दिए, और बाकी जो बॉन्ड्स इशू की इक्विटी कंपोनेंट है वो 11,49,040 है। और उसके बाद हमने इंटरेस्ट का एक्सपेंस बुक किया हुआ है, कैश में हम 6 लाख दे रहे हैं, और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स लाइबिलिटी जो है बॉन्ड्स में ऐड हो रहे हैं वो है 108,077। ये हमने कैसे निकाला है ये पार्ट बी में हम देखेंगे। 6 लाख की पेमेंट जा रही है, 8% का जो है इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है हम बुक कर रहे हैं 88 लाख की जो हमारी लाइबिलिटी थी उसके ऊपर 8%, और जो उनका डिफरेंस है वो उससे हमारी बॉन्ड की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो पे नहीं हो रहा। तो उतना उतना हम अपने बॉन्ड में ऐड करते जाएंगे कि इतने की हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस हिसाब से 8 साल का ये इस तरह से कर लेंगे। लास्ट में उसने बोला कि अगर तीसरे साल के एंड में वो अगर इक्विटी लेना चाहता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उस साल का हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देख लेंगे, 7,26,000 आ रहा है। 30 जून 2004 को 7,26,000 इंटरेस्ट आ रहा है, कैश में 6 लाख जा रहा है, और जो पेंडिंग बच गया जो इक्विटी में ऐड हो जाएगा, बॉन्ड में सॉरी ऐड हो जाएगा 1,26,061। और इसी साल वो जो है इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहा है। तो हमारी अगर तीसरे साल में देखें तो 92,01,821 की हमारी कैपिटल खड़ी, हमारा बॉन्ड खड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू थी बॉन्ड की। तो उस बॉन्ड को हम डेबिट कर देंगे, जो इक्विटी कंपोनेंट है हमारा टोटल का टोटल वो ऐड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी 1,03,50,861 रुपये। तो ये हमारा आंसर था। तो स्टूडेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट ने सबसे पहले इक्विटी और लाइबिलिटी कंपोनेंट बिल्कुल सही निकाले हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है क्योंकि इसने 3 डिजिट्स लिए हैं अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, वहाँ पे 4 डिजिट लिए हुए थे, और इसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। बड़ा इन द सेंस कि जैसे हम अगर सजेस्टेड आंसर में देखें तो इन्होंने सीधा एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस हिसाब से आपके टाइम बचता है। आप एक टेबल बना के कर रहे हो, आपको टाइम का बहुत लॉस होगा वहाँ पे, तो आपको टाइम बचाना है। तो इसका आप सीधा एन्युटी फैक्टर लीजिए, और इसको सीधा आपने वैसे ही किया हुआ है, तो आप इक्विटी और डेट कंपोनेंट निकाल लीजिए इस हिसाब से। कहाँ उसने 4 लाइन में अपना जो है इक्विटी और डेट कंपोनेंट निकाल लिया, और कहाँ आपको एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से इसने टाइम मैनेजमेंट ये नहीं कर पाया। तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करनी है क्योंकि 3 घंटे में आपको बहुत बड़ा पेपर करना होता है। उसके बाद इसने इनिशियल रिकॉग्निशन बिल्कुल सही कर रखा है, लेकिन इसने इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं बुक किया जो इनिशियल रिकॉग्निशन में है, तो वहाँ पे भी इसके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें जो चीज़ पूछी गई थी वो था हमने इंटरेस्ट का एक्सपेंस निकालना था। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस 8% के ऊपर निकालना था क्योंकि मार्केट का रेट जो है 8% है, और हमने इक्विटी और लाइबिलिटी का जो है कंपोनेंट का प्रोपोर्शन कर रखा था, कितना कैश में पे करना है और कितना हमारी बॉन्ड की लाइबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसने गलती क्या कर दी, 6% के ऊपर ही इसने जो है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सॉरी 6% लगा दिया, जो कि 8% लगाना था। और 6 लाख माइनस करके जो जो हमारा पोर्शन बचता था उसको ओपनिंग में ऐड करके हमारी क्लोजिंग वैल्यू निकलनी थी। तो इसकी बेसिक गलती यहाँ पे 6% और 8% की रहेगी, जो कि हम कहें कंसेप्चुअली ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। बाकी क्वेश्चन इसका सही था अगर ये यहाँ पे 8% ले लेता। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद में हमने तीसरे पार्ट में हमने इक्विटी शेयर्स इशू करने थे। एंट्री सही कर रहा है, लेकिन जो इसने सेकंड पोर्शन में गलती करी है उसकी वजह से एंट्री भी इसकी गलत हो गई यहाँ पे। थर्ड ईयर में हमने जितने के बॉन्ड थे उसको डेबिट करना था, उसके एवज में हमने इक्विटी शेयर को, इक्विटी कैपिटल को इशू करना था। तो सजेस्टेड आंसर को रेफर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या है, और आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी आपको सही करनी पड़ेगी। बाकी मैंने आपको मेन दिक्कत बता दी, क्वेश्चन इसका थोड़ा सा गलत है, लेकिन
मेन जो यहाँ मेरे को दिक्कत लगी वो ये है कि 6 लाख का इसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के जरिए इसको आंसर निकालना चाहिए था। इसके 8 स्टेप्स बच सकते थे उस प्रोसीजर से। तो लेट्स सी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, We Limited borrowed rupees 5 crore from a bank on 1st January 2001. The original terms of loan were as follows. Interest rate 11%, repayment of principal in 5 equal installments, payment of interest annually on accrual basis, upfront processing fees rupees 5870096. Effective interest rate of loan is 11.50%. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कह सकते हम इसको, लेकिन थोड़ा लेंदी ज़रूर है। अगर आप इसके प्रोसीजर को समझें तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में बच्चे ने क्या किया है कि क्वेश्चन को समझा नहीं, अपनी तरफ से अजम्पशन लगा के वो करने के लिए तैयार हो गया क्वेश्चन, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन गलत हो गया ये बोला। अब जो हमारा लोन है वो लोन है 5 करोड़ का, प्रोसेसिंग फीस लगी है 58,700,96 की। तो हम लोन कितने का, इनिशियल लोन कितने का बुक करेंगे, 494,129,904। इसी तरह से हम कैश फ्लोज निकालते रहेंगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके अपना इंटरेस्ट निकालते रहेंगे। उसके बाद 1 जनवरी को हम अपना लोन को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैश टू लोन 494,129,904। उसके बाद में 31 दिसंबर 2001 को जो है, जो साल के लास्ट दिन हम जो एंट्री डालेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश, जो अमाउंट हमने ऊपर निकाली थी उसके हिसाब से हम करेंगे। उसी तरह 31 दिसंबर 2012 को भी उसी के तर्ज पर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो है हम अपना इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, जो बेसिकली कैश आउटफ्लो आएगा, तो उसको हम अपने इंटरेस्ट डिस्काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास एक परसेंटेज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, और प्रॉपरली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप उसको इस तरह से मत छोड़िए, आपको जितना आता है उतना कीजिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन देख के ही उसका दिल बैठ जाता है और वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। आप एटलीस्ट उसका कोई टेबल तो बनाइए, एंट्री डालिए, सही से करने की ट्राई कीजिए, समझने की ट्राई कीजिए, आप कर लोगे। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो।